नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। दार्जिलिंग में पुलिस और आंदोलनकारियों में हिंसक झड़पें। आईआरबी का असिस्टेंट कमांडेंट घायल, एक नागरिक की मौत। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा, मारे गए 2 कार्यकर्ता। अनंतनाग में मारे गए 3 आतंकी लश्कर के। घाटी में अलगाववादियों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री की अपील, हिंसा की जगह वार्ता से सुलझाएं मसले। प्रधानमंत्री ने किया कोची मेट्रो रेल का उद्घाटन। शहरों में बुनियादी ढांचे को बताया प्राथमिकता। राष्ट्रपति ने बेंगलुरु मेट्रो के दूसरे चरण का किया शुभारंभ। पशु व्यापार नियंत्रण अधिसूचना के खिलाफ गोवा सरकार। केंद्र को चिट्ठी लिखने का फैसला। स्थानीय लोगों की नाराजगी को बताया वजह। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में के श्रीकांत नंबर 1 कोरियाई खिलाड़ी को दी मात। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में कल भारत पाकिस्तान का मुकाबला। दार्जिलिंग में आज जीजेएम समर्थक और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं, जिसमें इंडियन रिजर्व बटालियन का एक जवान घायल हो गया। एक नागरिक की मौत की भी खबर है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि उसके 2 कार्यकर्ताओं की जान गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा को एक साजिश बताया। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड के लिए चल रहा आंदोलन शनिवार को हिंसक हो गया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में इंडियन रिजर्व बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट भी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि उनके 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। बंगाल सरकारले एउटा गोली प्रहार गरेर हाम्रा 2 शहीदहरू जुन हाम्रा भाइहरू शहीद भएका छन्, म उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु। एकदमै उहाँलाई स्लोट गर्न चाहन्छु। माटोको लागि, जातिको लागि, अस्मिताको लागि जुन प्रकारको एउटा ज्यान समर्पित गरे। পুলিশ পক্ষ থেকে কোনো গুলি ফায়ারিং হয়নি, আমরা কোনো গুলি চালাইনি। অন দ্য আদার হ্যান্ড সকাল থেকে যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, স্ক্রিনও দেখতে পাচ্ছেন, সকাল থেকে ওরা একাংশ ওখানকার জিজিএম সাপোর্টাররা পুলিশকে সকাল থেকে ঢিল গুলি বম নিয়ে অ্যাটাক করছে। पुलिस ने जीजेएम के 2 नेताओं के घर पर बीती रात छापा मारा। वहीं विधायक विक्रम राय के बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विक्रम जीजेएम की मीडिया इकाई के प्रभारी भी हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। ममता ने हिंसा को साजिश बताया। उन्होंने बातचीत की पेशकश भी की। हम लोग पहाड़ का साथ में थे, पहाड़ का साथ में है, पूरा है। उसको मदद करने के लिए हमारा जो भी काम है हम जरूर करेंगे। हम चाहते हैं शांति वापस आए और बंद विद्रोह करें। कोर्ट का बात सुन के इंडिपेंडेंट बंद का नाम पे जो वैंडलिज्म चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी होगा तो पॉलिटिकल बात कर सकते हैं। बंद का असर सबसे ज्यादा पर्यटकों पर पड़ा है। देशी और विदेशी पर्यटक दार्जिलिंग में फंसे हुए हैं। दुकानें और होटल बंद होने से पर्यटकों को खाने पीने की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी कोई बोल रहा है गाड़ी आएगा, कोई बोल रहा है गाड़ी नहीं आएगा। अभी वेट कर रहे हैं और क्या है। हम लोग को तो वेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सरकारी स्कूलों में बंगला भाषा को अनिवार्य बनाने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, लेकिन अब आंदोलन अलग गोरखालैंड की पुरानी मांग तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहारा इलाके में लंबी गोलीबारी के बाद जुनैद भट्ट समेत लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस गोलीबारी में 2 नागरिकों की भी मौत की खबर है। इसके बाद कश्मीर में लोग प्रदर्शन करने उतर आए। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गोली और फौज के सहारे कश्मीर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। राजनीतिक बातचीत ही एकमात्र विकल्प है। ये तस्वीरें हैं आतंकी हमले में मारे गए पुलिसकर्मी तस्वीर अहमद को मिली आखिरी विदाई की। श्रीनगर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सलामी दी गई। तस्वीर अहमद उन 6 पुलिसकर्मियों में एक थे जिनकी आतंकी हमले में कल जान गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये बयान ही नहीं कर सकते हमारा कितना नुकसान हुआ है। हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हमले के पीछे लश्कर तैयबा के हाथ का दावा किया। डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि बशीर लश्करी की अगुवाई में आतंकियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया।
पुलिस बशीर लश्करी की तलाश में जुटी है। दूसरी तरफ अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को मार गिराया। इसमें लश्कर आतंकी जुनैद मट्टू भी शामिल है। We had a specific information input about the presence of Lashkar terrorists, 3 of them, and the house was cordoned. The exchange of fire started, and in which these 3 terrorists have been eliminated. पुलिस और आतंकियों के बीच गोलीबारी में 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। इसके बाद अलगाववादियों ने घाटी में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई जगहों पर बंद देखने को मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्षी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दोनों नागरिकों की मौत पर सदन में प्रदर्शन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सदन के बाहर भी विरोध जताया। एक जंग छेड़ दी है इस सरकार ने यहाँ के लोगों के खिलाफ। हम कहते हैं ये जंग बंद करो। जिस तरह मौसमों को मारा जा रहा है, जो दावा कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल डैमेज नहीं होगा, कल 12 मकान उड़ा दिए इधर। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पुलिसकर्मियों की मौत पर शोक जताते हुए लश्कर-ए-तैयबा के हमले को कायराना करार दिया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे। दूसरी तरफ सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने कहा कि कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। Some parts of the South Kashmir are indeed troublesome, but necessary actions are being taken to ensure that the situation there is soon brought under control. अलगाववादियों की तरफ से बंद के ऐलान के बाद कई जगहों पर पुलिस ने आवाजाही रोक दी है। श्रीनगर, कुलगाम और पुलवामा जिलों में पुलिस ने कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कश्मीर के हालात पर और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल जलाली साहब हैं। राहुल जी, जिस तरीके से एक तरफ आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, वहीं पर जो क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनका ये कहना कि ये जंग क्षेत्रीय लोगों के साथ हो रही है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये बयानबाजी सबकी चल रही है, पर मैं एक चीज बता दूं कि अभी जो हालत है कश्मीर की, उसमें जो बातचीत की बातें हो रही है, उसमें वो बातचीत करना मुश्किल है। आपको याद होगा कि वो जब ऑल पार्टी डेलीगेशन गई तो बात करने को कोई तैयार नहीं था उनके साथ जी। पर मैं ये बता दूं कि अभी सेना का काम है और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस का काम है कि वो सिचुएशन को स्टेबलाइज करे। सोल्यूशन उनका काम नहीं है। सोल्यूशन वो पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा जिसमें बातचीत एक अंग है उसका, बातचीत सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ बातचीत से आप सोल्यूशन नहीं ले सकते हो। बातचीत में किस बातों पे बात होगी वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाता है। और इसमें मैं सोचता हूं कि अगर आप देखें कि पीडीपी हो, बीजेपी हो, और जो मैं 4 पार्टीज की बात करूंगा, पीडीपी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये चारों के चारों अगर देखा जाए तो कश्मीर के मुद्दे में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहे हैं। जैसे पीडीपी ने दोनों बीजेपी और कांग्रेस के साथ अलायंस में हुकूमत चलाई, उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस भी दोनों पार्टीज के साथ हुकूमत चलाया है। तो ये जरूरी हो जाते हैं कि इन सबको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मिलके एक पॉलिटिकल पैकेज की बात करनी है। कश्मीर के लिए एक पॉलिटिकल अप्रोच की बात करनी है। सिर्फ टॉक्स करो और उससे करो, इससे करो। क्या राहुल जी, अप्रोच को लेकर भी कुछ कंफ्यूजन दिखता है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि गोली नहीं बल्कि वार्ता एकमात्र विकल्प है, जम्मू कश्मीर में डीजी कहते हैं कि हमें जो उचित लग रहा है हालात को सामान्य करने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, सेना प्रमुख का बयान आता है कि कश्मीर को शांत करने के लिए हम अब अपने अभियान को तेज करेंगे। कंफ्यूजन है क्योंकि देखिए ये यूनिफाइड कमांड के सब हिस्से हैं। मुख्यमंत्री उसकी सरगना है। अगर वही और उसमें डीजी भी हैं, सबको ही है, और अगर उन्हीं में कोऑर्डिनेशन नहीं रहे तो फिर आप देखिए कितना कंफ्यूजन है। तो मुझे लगता है पहले तो ये आपस में बैठ के कंफ्यूजन दूर करें, और ये बिल्कुल सही है कि पहले तो कश्मीर को स्टेबल करना है, उसके बाद आप पॉलिटिकल पैकेज, बातचीत किसी की बात करें। पर वो स्टेबिलिटी की तरफ जब कश्मीर जाएगा तो उसमें जो इस पूरी मुहिम को चलाएंगे वो 2 अलग अलग बातें ना करें, वो एक ही पेज पे हो।
तो ये एक बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जो तू मैं नेशनल पार्टीज में चल रही है कश्मीर के मुद्दे पे, वो भी थोड़ा संजीदगी से सोचे। कश्मीर की सिचुएशन बहुत ही खराब है और ये लोग सब मिलके एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और वो रूलिंग पार्टी बुलाए कि कश्मीर के लिए क्या पैकेज दिया जाएगा। बिल्कुल, और उसमें एक राय हो और उस पर ज्यादा बयानबाजी शायद हालात को और ज्यादा खराब कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए, एक घर पर बसा बसीन पड़ावा, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते, लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। अजमेर से 14 किलोमीटर दूर है पुष्कर, एक प्राचीन तीर्थ स्थान। यहाँ है दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर में है विशाल पुष्कर झील। झील में कार्तिक पूर्णिमा पर करते हैं लाखों लोग पवित्र स्नान। लगता है एक मेला जिसमें है करतब खेल तमाशे। ऊंटों की दौड़, घुड़दौड़ है आकर्षण का केंद्र। रामायण और पद्म पुराण में है पुष्कर की कहानी। हर साल यहाँ आते हैं लाखों श्रद्धालु और देशी विदेशी सैलानी। कोच्चि को मेट्रो की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री ने आज इसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को नौकरी देने को एक बेहतर शुरुआत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोच्चि मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस मौके पर केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू मौजूद थे।
प्रधानमंत्री ने शहरों में परिवहन के आधुनिक साधनों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक ढांचागत परियोजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। Also focusing on next generation infrastructure, which includes logistics, digital, and gas grid. A number of initiatives have been taken by us to enhance public transport, particularly in the cities. प्रधानमंत्री ने कोच्चि मेट्रो में सफर भी किया। पहले चरण की लंबाई 13 किलोमीटर है। ये शहर के अलुवा और पलारीवट्टम के बीच चलेगी। इसमें कुल 11 स्टेशन हैं। इसका काम 4 साल पहले शुरू हुआ था। यात्रियों के लिए इसे 19 जून को खोला जाएगा। कोच्चि मेट्रो की खास बात है कि इसमें 23 ट्रांसजेंडर भी कर्मचारी हैं। The Prime Minister believes in a Team India concept. Center and state, irrespective of political color, we must work together and must have only one agenda, that is development, development, development. വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ മറ്റൊരു മെട്രോ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏത് വികസന പ്രവർത്തനവും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവും എന്ന സന്ദേശമാണ് നാം ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്। इस मेट्रो में केंद्र और राज्य की आधी हिस्सेदारी है। कोच्चि मेट्रो की कुल लागत 5,000 करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्र ने अब तक 2,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज शाम बेंगलुरु मेट्रो को ग्रीन लाइन का उद्घाटन किया। शहरी आवास मंत्री एम वेंकैया नायडू भी इस मौके पर मौजूद थे। ये लाइन शहर के उत्तर में मौजूद नागासांदा को दक्षिणी हिस्से येलाचेनाहाली को जोड़ेगी। आम लोगों के लिए रविवार से 10.5 किलोमीटर लंबी इस लाइन को शुरू किया जाएगा। ग्रीन लाइन के शुरू होते ही अब नंबा मेट्रो का काम पूरा हो गया। इस परियोजना के तहत ग्रीन और पर्पल लाइन शामिल है। अप्रैल 2016 में पर्पल लाइन लोगों के लिए शुरू हुई थी। 11 साल पहले मनमोहन सिंह सरकार में 42 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना पर काम शुरू हुआ था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने केरल को संसाधनों का इस्तेमाल कर बेहतर आर्थिक प्रबंधन की बात कही है। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े कार्यक्रम में ये बात कही। वो दिल्ली के इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शिक्षा को सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के लिए बेहद अहम करार दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केरल ऐतिहासिक तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर बेहतर नीतियों के चलते ही केरल देश का पहला साक्षर राज्य बना। मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि अब केरल को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। In order to remain competitive and to employ its talented educational youth, Kerala too will have to focus on economic activities which make use of its unique strengths, an educated workforce, democratic institutions, and a favorable natural environment. उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के चलते केरल का सामाजिक सूचकांक भी बेहतर हुआ है। उन्होंने लिंग अनुपात, बैंकिंग, शिशु मृत्यु दर जैसे मामलों में केरल के प्रदर्शन की तारीफ की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक मोर्चों पर केरल के प्रदर्शन के चलते इसे आदर्श राज्य के तौर पर देखा जाना चाहिए। Yet, education extends beyond the development of skills for livelihood. It creates the capacity to think and is an essential condition for political development, democracy, and social justice. उपराष्ट्रपति ने केरल की शिक्षा में योगदान देने वाले लोगों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में केरल ने कई अहम कदम उठाए। मोहम्मद हामिद अंसारी ने समावेशी शिक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में ये बातें कहीं। नौ विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में आज विपक्षी दलों ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं की अगुवाई विधानसभा में विपक्ष के नेता एम.के. स्टालिन कर रहे थे। स्टालिन ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और ई पलनीसामी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। डीएम के नेता ने आरोप लगाया कि अन्ना द्रमुक सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल रही है। ये मामला विधानसभा में भी लगातार उठ रहा है। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। पार्टी दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के खिलाफ पोस्टर लगाए गए।
कुमार विश्वास ने कहा कि 5-6 लोग पूरी पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे ये पोस्टर पार्टी में सब कुछ ठीक ना होने का इशारा कर रहे हैं। कुमार विश्वास के खिलाफ लगे इन पोस्टरों में उन्हें धोखेबाज कहा गया है। बाद में ये पोस्टर हटा दिए गए। इनमें पार्टी नेता दिलीप पांडे का शुक्रिया अदा किया गया है। दिलीप पांडे पहले भी कुमार विश्वास के खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं। पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात कही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के झगड़ों में दिल्ली का नुकसान हो रहा है। तो ये सब इनके अंदरूनी झगड़े हैं। पिछले लगभग साल भर से हमने कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं सुना जो इन आम आदमी पार्टी के अंदर से आई हो और वो दिल्ली के जनता से संबंधित हो, दिल्ली जनता के हित में हो। कोई तो है इसके पीछे। दिलीप पांडे और दीपक वाजपेयी ऐसे ही नहीं बोल सकते अगर उनके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ ना हो। कुमार विश्वास के खिलाफ पोस्टर पहले भी लग चुके हैं। तब ये पोस्टर निलंबित नेता अमानतुल्लाह खान ने लगवाए थे। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में राष्ट्रीय किसान सभा का आयोजन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों के हालात पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर जोर दिया। इस सभा में देश भर के 20 राज्यों के किसान प्रतिनिधि शामिल हुए। केजरीवाल ने किसानों के हित के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए किसानों की बात करने वाली बीजेपी इस रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहती। अरविंद केजरीवाल ने मंदसौर में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की। भारतीय जनता पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे ऐसा वादा करके बार बार उन्होंने वादा किया। हर भाषण में उनके हर नेता ने वादा किया। ऐसा वादा करके वो सत्ता में आई और आज सत्ता में आने के बाद 2 साल 3 साल के बाद मुझे बताया गया, यहाँ तक कि शायद सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। धार के रामपुर गांव में शुक्रवार को किसान जगदीश ने जहर पी लिया। परिजनों का दावा है कि जगदीश पर कर्ज था और इससे वो परेशान था। हालांकि पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जगदीश ने पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया। पुलिस हालांकि अब जांच कर रही है। 8 जून से राज्य में 12 किसानों ने आत्महत्या की। ये घटनाएं सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन और विदिशा इलाकों से आई हैं। वध के लिए जानवरों की खरीद बिक्री वाले केंद्र की अधिसूचना पर गोवा की एनडीए सरकार भी असहज है। इस कानून में बदलाव के लिए वो जल्द ही केंद्र को चिट्ठी लिखने वाली है। गोवा सरकार के मुताबिक इससे स्थानीय लोगों के भीतर नाराजगी है और उन्हें लगता है कि खान पान की आदतों पर सरकार कानून के जरिए बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में कृषि मंत्री विजय सरदेसाई मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से पहले ही बातचीत कर चुके हैं। गोवा बीजेपी शासित पहला राज्य है जो इस अधिसूचना से आपत्ति जता रहा है। इससे पहले केरल, मेघालय विधानसभा ने सर्वसम्मत से इस अधिसूचना के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जबकि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने कानून पर अपनी गहरी नाराजगी जताई थी। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने श्रम सुधारों को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है कि एनडीए सरकार के दौरान विकास से रोजगार पैदा नहीं हुआ। ये बयान ऐसे वक्त आया जब प्रधानमंत्री रविवार को रोजगार सृजन पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि रोजगार सृजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 6 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। हालांकि सरकार का लक्ष्य हर साल 50 लाख नौकरियां पैदा करने का है। Employment generation is in the top priority for the government. That's why the beginning itself, this government made a Prime Minister 3 flagship programs are there. One program is Make in India program. Second one is Skill India program. श्रम मंत्री ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2 संधियों को स्वीकार कर लिया है। ये दोनों संधियां बाल मजदूरी खत्म करने से जुड़ी हैं। इनका मकसद बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। इनके साथ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 8 संधियों में से 6 को मंजूर कर लिया है। 2 conventions. Now 99% of child labor in the world
covered by Convention 182. साल 2015-16 में बेरोजगारी दर 5% थी, हालांकि साल 2013-14 में ये 4.9% थी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पनामा पेपर्स मामले में शनिवार को नवाज शरीफ के भाई और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ से पूछताछ हुई। वो नवाज शरीफ परिवार के चौथे सदस्य हैं जिनसे पनामा पेपर्स मामले में पूछताछ हुई है। शहबाज अपने बेटे हमजा शहबाज, गृहमंत्री चौधरी निसार और वित्त मंत्री इशाक डार के साथ फेडरल जुडिशियल एकेडमी पहुंचे। पूछताछ के बाद उन्होंने सेना की आलोचना करते हुए कहा कि वो सेना की तरह कानून की अवहेलना नहीं करते बल्कि इसका सम्मान करते हैं। इससे पहले पनामा पेपर्स मामले में गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ संयुक्त GIT के सामने पेश हो चुके हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फिर मैंने पेश होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी की हकीर खिदमत की है और इससे ये साबित हुआ कि हम मुंतखब सियासतदानों के दिलों में अदालत और कानून का बड़ा एहतराम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्यूबा के साथ समझौते को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने क्यूबा के खिलाफ फिर से यात्रा और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्यूबा ने इस फैसले की आलोचना की है, लेकिन उसने कहा कि वो ट्रंप से बातचीत के लिए तैयार हैं। 2 साल पहले ओबामा प्रशासन ने क्यूबा और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली की थी। ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसे होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्यूबा देश में गणतंत्र और आर्थिक सुधार लाने के लिए क्या कोशिश करता है। The previous administration's easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime. Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत ने इंडोनेशिया सुपर सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में श्रीकांत का मुकाबला जापान के काजुमा सिसिका से होगा। सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीकांत ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कोरिया के सान वान हो को 21-15, 18-21, 24-22 से हराया। 1 घंटे 12 मिनट तक चले मुकाबले में श्रीकांत शुरू से ही कोरियन खिलाड़ी पर हावी रहे। $1 करोड़ के इनामी सीरीज का फाइनल रविवार को होगा। श्रीकांत का ये चौथा सुपर सीरीज फाइनल मुकाबला है। लंदन के ओवल मैदान में कल भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आमने सामने होंगे। मौजूदा चैंपियन भारत ट्रॉफी बचाने के लिए मैदान में उतरेगा और 10 साल बाद पहली बार दोनों देश किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेंगे। इससे पहले 2007 के T20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। कल दोपहर 3 बजे से होने वाले फाइनल के लिए दोनों टीमों ने तैयारी कर ली है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।